Okay, beta. So we were doing carboxylic acid and derivatives. Topic under discussion is carboxylic acids and derivatives. Carboxylic acids and derivatives. So, beta, now you need to memorize or note this thing. If carboxylic acid and phenol doesn't react, okay? Carboxylic acid, this is carboxylic acid, this is phenol. There will be no reaction because both are acidic in nature. Just memorize this thing, okay? Carboxylic acid and phenol doesn't react. No reaction. No reaction, okay? Carboxylic acid doesn't react with phenol. Carboxylic acid does not react with phenol. Remember, beta, that carboxylic acid is less reactive than acyl chloride. In previous class, we discussed that how to convert carboxylic acid into acyl chloride. You know, beta? How can we convert carboxylic acid into acyl chloride? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कर सकते हैं और क्या करेंगे हम SOCl2 या PCl3 या PCl5 से कार्बोक्सिलिक को कन्वर्ट करेंगे एसाइल क्लोराइड में। तो नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब आप कन्वर्जन्स करेंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल दे वोंट रिएक्ट, लेकिन हाउ दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, तो रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसाइल क्लोराइड एंड देन एसाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनोल। Acyl chloride does react with phenol. Okay. How reaction is possible? How this reaction is possible? अब प्रोडक्ट बनाना ही बनाना, हमारे पास इनिशियल स्टार्टिंग जो रिएजेंट्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं एंड फिनोल है। तो हम क्या करेंगे बेटा? वी विल स्टार्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. First, we will react this carboxylic acid with SOCl2. Otherwise, you can take PCl5. Otherwise, you can take PCl3. So, any of the reagent SOCl2, PCl5, or PCl3 will convert this carboxylic acid into ethyl chloride. Once you get ethyl chloride, then ethyl chloride reacts with phenol at room temperature and pressure. Because ethyl chloride is more reactive. At RTP, the reaction happens. And yesterday we were discussing this के इसाइल क्लोराइड और फिनोल से क्या बनेगा, बताएं क्या बनेगा बेटा? आप दोनों बताएं बेटा, बताएं क्या प्रोडक्ट होंगे? एस्टर और HCl बनेगा। HCl में Cl बेटा कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? इसाइल क्लोराइड का Cl और फिनोल का H, और फिर ये एस्टर बनेगा, ऐसा एस्टर जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। यू गॉट द आइडिया बेटा? ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। तो आप देखेंगे जब आपको एग्जाम में कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल सामने आ रहा है तो डायरेक्टली तो ये रिएक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट इनका रिएक्शन होगा। वो कैसे होगा? पहले आपने कार्बोक्सिलिक को कन्वर्ट करवाना है इसाइल क्लोराइड में, फिर इसाइल क्लोराइड फिनोल से रिएक्ट करेगा एंड करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो कि आनी चाहिए। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके? रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस. You know what is hydrolysis? What is hydrolysis, beta? Breakdown of water molecules. Yeah, reaction with water is hydrolysis.
तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं? अगर सिंपल वाटर से हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही तो फिर हम क्या करते हैं बेटा? एसिड हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस यूज करते हैं टू एक्सेलरेट द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करने के लिए फिर हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है और बेस हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। राइट। सो व्हाट हैपेंस बेटा, ये रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ये आपके सिलेबस की डिस्कशन है। वी हैव इसाइल क्लोराइड। जी बेटा। खैर इसकी पिक्चर ले लो। रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके। ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा देखिए कि वी हैव इसाइल क्लोराइड, दिस इज इसाइल क्लोराइड। डज इट बेटा? ये इसाइल क्लोराइड है। फिर बेटा एल्काइल क्लोराइड। व्हाट इज एल्काइल क्लोराइड बेटा? ये एल्काइल क्लोराइड जनरल नेम है, हम इसे हेलोजिनो अल्केन कहते हैं। एल्काइल क्लोराइड इज एक्चुअली हेलोजिनो अल्केन। एंड देन बेटा एराइल क्लोराइड। व्हाट इज एराइल क्लोराइड? क्लोरोबेंजीन को एराइल क्लोराइड भी कहते हैं बेटा। ये क्लोरोबेंजीन है। ओके। एराइल क्लोराइड इज क्लोरोबेंजीन। क्या बात बेटा इनमें कॉमन है तीनों में? तीनों में एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। एक मिनट बेटा, इससे एक्स की जगह क्लोरीन कर देते हैं और आई एम मेकिंग इट लाइक दिस कि आपको ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड नजर आए। ठीक है। ये CH2 भी अल्काइल का पार्ट है। देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है तीनों में। तीनों में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है बेटा। तो हाउ वी डू बेटा? द फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद वाटर। ये हाइड्रोलिसिस हम करवा रहे हैं। तो पहली हाइड्रोलिसिस हो रही है वाटर से, H2O लिक्विड। सेकंड हम बेस हाइड्रोलिसिस करवाएंगे NaOH एक्वस से। राइट। बताएं बेटा व्हाट विल हैपन, क्या वाटर से इसाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? बेटा ये रिएक्शन होगा कि नहीं? ये कल हमने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में डिस्कशन हुई थी। क्या वाटर हेलोजिनो अल्केन से रिएक्ट करता? एल्काइल क्लोराइड जनरल नेम है, प्रॉपर नेम इसका हेलोजिनो अल्केन है। तो क्या वाटर का हेलोजिनो अल्केन से रिएक्शन होगा? बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन होगा। और कैम्ब्रिज ने AS में इसको नहीं रखा हुआ इस रिएक्शन को, हम क्रॉस लगा लेते हैं। वाटर से इसका रिएक्शन होता है लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन होता है, तो चलें। और AS में नहीं था तो हम क्रॉस लगा रहे हैं कि नहीं हो रहा रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन का वाटर से रिएक्शन नहीं होगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसाइल क्लोराइड से रिएक्शन होगा, कल हमने किया, ये फास्टर होगा। फिर हेलोजिनो अल्केन का सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगा नहीं। इसको हाइड्रोलिसिस के अलावा क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। यू रिमेम्बर, ये AS में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। OH न्यूक्लियोफाइल था जो कि Cl को रिप्लेस करता है, और ये रिएक्शन नहीं हो रहा यहाँ पे। तो अब व्हाट यू कंक्लूड अबाउट रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस? हाँ, इसाइल क्लोराइड की ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा है, फिर हेलोजिनो अल्केन है, और फिर एराइल क्लोराइड है जो कि असल में हाइड्रोलाइज हो ही नहीं रहा। ठीक है। तो सॉरी बेटा, मुझे सवाल की समझ नहीं आई। NaOH हार्श कंडीशन है, कैटेलाइज हो रहा है ना रिएक्शन, इधर कोई कैटलिस्ट नहीं है। विदाउट कैटलिस्ट इसाइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है।
अब कैटेलिस्ट आया तो ये एल्काइल क्लोराइड भी रिएक्ट कर रहा है, तो फिर मोस्ट रिएक्टिव एसाइल क्लोराइड हुआ और लीस्ट रिएक्टिव एराइल क्लोराइड हुआ। राइट, ये टेबल ये शो कर रहा है ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस को, एल्काइल क्लोराइड और एराइल क्लोराइड। तो बेटा देखिए इसमें हम क्या कंक्लूड करेंगे, ग्रेटर ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। और फिर बेटा लेस ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। एराइल क्लोराइड, हाँ इसका मैं बताऊंगा अभी, अभी आ रहा है। ऐसा क्यों है, ये क्यों एसाइल क्लोराइड क्यों फास्टर रिएक्ट कर रहा है और एराइल क्लोराइड क्यों नहीं कर रहा, इस पे अब डिस्कशन होनी है अभी। जो बेटा यू से ये वाला, ओके, और ये चलो ओके, इनके रीजंस पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस इसाइल क्लोराइड की ग्रेटर है और एराइल क्लोराइड की लेस है। तो व्हाई इज इट सो, इसकी रीजन क्या है। नीचे वाली बेस हाइड्रोलिसिस, एसिड रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोजन अल्केन से, एसिड एसाइल क्लोराइड से भी रिएक्ट नहीं करता। नहीं, एसाइल क्लोराइड तो एसिडिक नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है। एसाइल क्लोराइड का तो एसिडिक नेचर नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, जाओ मैं आगे। बेटा पिक्चर ले लो फिर बाद में लिख लेना, लेंथी टेबल है। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। वाई एसाइल क्लोराइड हैज ग्रेटर ease ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसाइल क्लोराइड की ग्रेटर ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस क्यों है, या ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि व्हाई इसाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव, व्हाई इसाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, दोनों तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेटा देखिए इसको, ये है इसाइल क्लोराइड है कि नहीं, जी बेटा, और ये है हेलोजिनो अल्केन है कि नहीं। बेटा देखें, समझने वाले डिस्कशन है। एक हेलोजिनो अल्केन है, एक इसाइल क्लोराइड है, और एक हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटा ले लूं, ओ एच ले लूं, क्योंकि अगर वाटर है तो वाटर में भी ओ एच न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसमें भी न्यूक्लियोफाइल होगा। ये ओ एच क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसको मिडिल में ले लेते हैं, इस ओ एच को क्या ले लेते हैं, मिडिल में ले लेते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ओ एच, ओ पे लोन पेयर है। हाउ टू डिफाइन न्यूक्लियोफाइल, हाँ, a particle that has lone electron pair is nucleophile। अब बताओ इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, अब ये गौर से सुनिए बात। ठीक है, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, ये क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, तो ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा कि नहीं। ठीक है, ये क्लोरीन क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, और ये वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। अब आप ये डिसाइड करें कि ये जो कार्बन है इसाइल क्लोराइड का, ये ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है, या जो हेलोजिनो अल्केन का कार्बन है ये ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है। कौन सा पार्शियल पॉजिटिव, ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव,
ये वाला जो पार्शियल पॉजिटिव है इसाइल क्लोराइड का, ये मोर पार्शियल पॉजिटिव है। क्यों बेटा? इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है। ये देखो, ये बॉन्ड पेयर इधर होगा ना, और ये बॉन्ड पेयर इधर होगा। तो चूंकि दो एटम्स हैं और दोनों ये ड्रैग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के, तो ये कार्बन ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है कंपेयर टू दिस पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर ये पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है इसाइल क्लोराइड का, तो न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पे रेडिली अटैक करेगा? इसाइल क्लोराइड के पार्शियल पॉजिटिव पे ये अटैक रेडिली होगा, रेडिली अटैक होगा। समझ आई? क्योंकि इसका पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये ज्यादा आप इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये जो अटैक है ये लेस रेडिली होगा। ठीक है, ये लेस रेडिली अटैक होगा। तो जाहिर है जिस कार्बन पे अटैक लेस रेडिली हो रहा है वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा, और जिस पे अटैक मोर रेडिली हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ये वजह है कि रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस इसाइल क्लोराइड की ज्यादा है हेलोजिनो अल्केन के कंपैरिजन। गॉट इट? तो व्हाट यू विल राइट इन इसाइल क्लोराइड, in ethyl chloride carbon is attached to two more electronegative atoms. So this carbon has greater magnitude, has greater magnitude of positive charge compared to carbon of halogenoalkane, compared to carbon of alkyl chloride. So nucleophile attacks readily nucleophile attacks readily on partial positive carbon of acyl chloride. Then partial positive carbon of halogenoalkane of alkyl chloride. ठीक है बेटा? असल में बस आप इस डायग्राम को ध्यान में रखें, तो ये थ्योरी आप खुद लिख सकते हैं अपने बोर्ड्स में। सिर्फ डायग्राम को आप अपने ध्यान में रखें तो थ्योरी आप खुद क्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम आपको रीजन बता रहा है कि इसाइल क्लोराइड क्यों ज्यादा रिएक्टिव है हेलोजिनो अल्केन से। ठीक है बेटा? बेटा आपको याद है SN1 SN2 मैकेनिज्म? अब इस टेबल में देखें तो जो एराइल क्लोराइड है या क्लोरोबेंजीन है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन और एराइल क्लोराइड इज नॉट हाइड्रोलाइजिंग। व्हाई इज इट सो? अगली बात ये है कि एराइल क्लोराइड क्यों हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा, ये लेस इज ऑफ हाइड्रोलिसिस क्यों है? तो बेटा सुनिए, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बेटा? तो जस्ट लिसन केयरफुली दिस थिंग। बेटा ये मुझे बताएं, ये बताएं बेटा, व्हाट इज दिस? ये हेलोजिनो अल्केन है।
है कि नहीं? और ये क्या है? ये क्लोरोबेंजीन है। ये तो कार्बन है कि नहीं बेटा? क्या चीज कॉमन है दोनों में? CCl बॉन्ड कॉमन है। अच्छा, अब AS में आपने क्या पढ़ा था? ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं बेटा? इस पे क्या चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये कौन सा मैकेनिज्म होगा ऊपर वाले में? SN1 होगा या SN2 होगा? SN1 होगा या SN2 होगा? SN2 होगा बेटा। क्यों? प्राइमरी हैलोजन अल्केन। टर्शियरी हैलोजन अल्केन में SN1 मैकेनिज्म होता है, और प्राइमरी हैलोजन अल्केन में SN2 मैकेनिज्म होता है। तो व्हाट हैपेंस इन SN2 मैकेनिज्म? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक करेंगे यहाँ पे कि नहीं, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, और ये वाला जो बॉन्ड है ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा। तो हम यहाँ क्या शो करते थे बेटा, याद है कुछ? इंटरमीडिएट नहीं बनता। SN1 में, SN2 में देयर इज नो इंटरमीडिएट, क्योंकि ये एक स्टेप मैकेनिज्म है। तो हम इसमें ट्रांजिशन स्टेट शो करते थे। एंड व्हाट अबाउट ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट में हम ये शो करते थे, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसे डॉटेड लाइन से, और जो बॉन्ड मेक हो रहा है उसे डॉटेड लाइन से हम शो करते थे। ये H है, ये H है, ये H है। ये बेटा ये ऊपर ये लिखे नहीं, ये तो आपने को लिखा हुआ है AS में। व्हाट्स, डोंट राइट दिस, जस्ट इसको रिवाइज करें। एंड व्हाट प्रोडक्ट वी गेट बेटा? वी गेट एल्कोहल लाइक दिस। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म नहीं है, ओके? ये एक स्टेप मैकेनिज्म है, एंड दिस इज Cl नेगेटिव। तो एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने हेलोजन को यानी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर कर दिया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई। नाउ डू वी एक्सपेक्ट द सेम हियर? अब यही हम इधर भी एक्सपेक्ट करें ना। देखो ये पार्शियल नेगेटिव है कि नहीं, ये पार्शियल पॉजिटिव है कि नहीं। अब ये इसमें एबिलिटी है इधर अटैक करने की, और आगे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता असल में। जैसे ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक हुआ ना ये बॉन्ड, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड नहीं ब्रेक होता, इसमें रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होता सोचें? ये CCl बॉन्ड नहीं, ऊपर वाला हो गया ब्रेक, ये नीचे वाला क्यों ब्रेक नहीं हुआ? इधर बेंजीन में क्या ऐसी बात है, या इस बेंजीन ने क्या रोल प्ले किया है कि ये CCl बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा? ऊपर हो रहा है ब्रेक, नीचे नहीं हो रहा। आप सुने बेटा, यस ये सुने बेटा, फिर सुने, देखें गौर से, गौर से देखें बेटा। ये देखो, ये इस रिंग का क्या मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं ओवर दिस रिंग, यानी जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं इस रिंग पे। तो जब बेंजीन के साथ कोई भी एटम अटैच हो जिसमें लोन पेयर हो, तो ये बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजीन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब भी बेंजीन के साथ कोई ऐसा एटम अटैच होगा जिसका लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर शिफ्ट होगा इस तरफ, बेंजीन के डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्ट होगा। और वो डीलोकलाइजेशन जो पहले सिर्फ इस बेंजीन रिंग पे थी, अब वो एक्सटेंड होके, डीलोकलाइजेशन एक्सटेंड होके यहां तक आ जाएगी। डीलोकलाइजेशन पहले कहां तक थी बेटा? सिर्फ बेंजीन रिंग तक थी। अब वो Cl तक आ जाएगी, क्योंकि Cl का लोन पेयर भी इस डीलोकलाइजेशन का पार्ट बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा इसके लिए? एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन। अब इस एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन की वजह से, ये देखें बेटा, लिखे नहीं बेटा, देखो सामने, ये एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो CCl बॉन्ड है ये स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अब ये पार्ट ऑफ द डीलोकलाइजेशन है। ये CCl बॉन्ड भी डीलोकलाइजेशन के अंडर आ रहा है, तो ये बॉन्ड अब स्ट्रांग हो जाता है। CCl बॉन्ड बिकम स्ट्रांग, बॉन्ड बिकम स्ट्रांग। तो जब ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है तो ये ब्रेक नहीं होता, CCl बॉन्ड डज नॉट ब्रेक। समझ आई? और वजह क्या है? वजह एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन है, डज नॉट ब्रेक।
ठीक है, अभी मेरी एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं, जी कुछ है इसमें। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आप इस पाई बॉन्ड को कह रहे हो? और यस, कह सकते हैं, कह सकते हैं, कहीं लिखा हुआ है ये मार्केट सी में? अच्छा, चलो खैर है, उस तरफ नहीं ये कंफ्यूजन होगी, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, एक्सटेंडेड डिलोकलाइजेशन। ओके, ये बेटा इसके एक और वर्जन देखो, एक और तरह से एक्सप्लेनेशन देखो बेटा। बेटा ये पाई बॉन्ड बना कैसे था बेंजीन का? बेंजीन का पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ था? पी ऑर्बिटल्स हैं हर कार्बन पे कि नहीं? ये पी ऑर्बिटल्स हैं, और बेटा यहां भी पी ऑर्बिटल है। इस पी ऑर्बिटल में क्या है? लोन पेयर है। तो ये बेंजीन के जो पी ऑर्बिटल्स हैं, ये साइड में ओवरलैप करके क्या फॉर्म करेंगे? पाई बॉन्ड। लेकिन जब भी बेंजीन के साथ कोई ऐसा एटम होगा जिसमें लोन पेयर होगा, तो वो लोन पेयर भी इस पाई बॉन्ड का पार्ट बनेगा। तो जो डिलोकलाइजेशन पहले बेंजीन रिंग पे थी, अब वो डिलोकलाइजेशन कहाँ तक है? इस साइड वाले एटम तक भी आ गई है। ठीक है, तो जब भी कोई एटम बेंजीन के साथ अटैच हो जिसमें लोन पेयर हो, तो ये एक्सटेंडेड डिलोकलाइजेशन होगी हर उस सिचुएशन में, चाहे सीएल ना हो, कोई और एटम हो और उसमें लोन पेयर हो, तो एक्सटेंडेड डिलोकलाइजेशन होगी। इसको ये भी लिख सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ सीएल शिफ्ट्स टुवर्ड्स बेंजीन, टुवर्ड्स बेंजीन to cause extended delocalization, to cause extended delocalization। और इस एक्सटेंडेड डिलोकलाइजेशन की वजह से होगा क्या? कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? सी सी एल बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। सी सी एल बॉन्ड बिकम स्ट्रांग। तो फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो हम ये कहेंगे फिर कि ये लैक ऑफ रिएक्टिविटी आ जाएगी सी सी एल बॉन्ड में। क्या आ जाएगी बेटा? लैक ऑफ रिएक्टिविटी, यानी ये सी सी एल बॉन्ड रिएक्टिव नहीं रहेगा, ब्रेक नहीं होगा। लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सी सी एल बॉन्ड। दोनों तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये लेफ्ट वाला डायग्राम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एज एन आंसर, और राइट वाला डायग्राम भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एज एन आंसर। गॉट इट बेटा? क्लियर बेटा? बेटा अब आपको क्लियर हुआ कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ ऊपर तो हो रही है, लेकिन नीचे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रही? ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रांग है ये सीसीएल वाला, वो क्यों, होल स्टोरी हमने सारी क्राफ्ट की। और ऊपर ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी एक्सटेंडेड डिलोकलाइजेशन वाली, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई थी, इधर नहीं हो रही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेटा ये एक पास पेपर क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने लिख लिया। कब भी लोन पेयर हो, मैंने कहा ना कोई डायग्राम पिक कर लें जो आपको इजी लग रहा है। हम्म, नीचे होंगे, ये डिलोकलाइजेशन दोनों तरफ होगी, नीचे भी डिलोकलाइजेशन होगी। हाँ वो मैंने बनाया नहीं ना। ठीक है बेटा, जाऊं मैं आगे? क्लोरीन कोई भी आए, अगर उसमें लोन पेयर होगा ना, तो वो शिफ्ट होगा बेंजीन की तरफ।
बेंजीन चाहता है, बेंजीन बेटा सुने, बेंजीन इसलिए स्टेबल है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं। अब जितनी डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो बेंजीन के साथ कोई एटम अटैच हो, एक हो, ज्यादा एटम अटैच हो और उनमें लोन पेयर हो, तो वो लोन पेयर भी इन पाइप बॉन्ड में मिक्स हो जाते हैं और एक डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो जाती है। जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी कंपाउंड उतना स्टेबल होगा। बेटा जाओ मैं आगे। जी। सीएल के आगे। हाँ हाँ, नहीं उसको और सीएल का बॉन्ड ब्रेक क्यों, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ। जब ये लिखे हैं तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। बेटा देखें, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप कैसे डील करोगे? हो गया, वरना पिक्चर ले लें बाद में आप लिख लोगे। हो गया। देखो इसको एक्सप्लेन, सिर्फ अगर लिखना है तो ये क्वेश्चन लिखें, इसका आंसर नहीं लिखें, आंसर ऊपर लिखा हुआ। एक्सप्लेन लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सी वाई बॉन्ड इन इन दिस वेयर वाई इज, बेटा आप बताओ, आपको क्वेश्चन पिक हुआ कि नहीं? क्वेश्चन पिक हुआ कि नहीं? ये क्या कह रहे हैं? लैक ऑफ रिएक्टिविटी, किस बॉन्ड की लैक ऑफ रिएक्टिविटी बेटा कह रहे हैं? सी वाई बॉन्ड कह रहे हैं। तो वाई इन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ है? वाई क्लोरो हो सकता है, तो ये फिर अगर क्लोरो हो तो सी सी एल हो जाएगा, सी एल पे लोन पेयर है कि नहीं? फिर वाई बेटा क्या हो सकता है? ओ एच हो सकता है, तो इस केस में सी ओ बॉन्ड होगा। तो बेटा इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इस पे लोन पेयर है कि नहीं ऑक्सीजन का? और बेटा दूसरा देखें, ये सी एन की बात करें ना, इस बॉन्ड की बात करें ये, तो यहाँ लोन पेयर है कि नहीं? अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्यों बेटा? ये ब्रेक नहीं होगा ये बॉन्ड, ये बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होगा। क्यों बेटा? ये क्यों स्ट्रॉन्ग है? एक्सटेंडेड डिलोकलाइजेशन इन तीनों में होगी कि नहीं? इन तीनों सिचुएशन में एक्सटेंडेड डिलोकलाइजेशन होगी, क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं ये शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स बेंजीन, ये लोन पेयर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स बेंजीन, ये लोन पेयर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स बेंजीन। तो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, यहाँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो लैक ऑफ रिएक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है। इसका क्या आंसर लिखना है? ये आंसर लिखना है जो ऊपर लिख चुके हैं हम, यही आंसर इसमें, या लेफ्ट वाला लिख दें या राइट वाला लिख दें। ओके। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट डिस्कशन है, और ये भी अब ये 2 2 मार्क्स के, 3 3 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, फिनोल ज्यादा एसिडिक है या कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है? फिनोल ज्यादा एसिडिक है या कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है? तो बेटा ये याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic acid is more acidic than phenol। एनीवन जो प्रूफ कर सके किसी रिएक्शन के थ्रू के कार्बोक्सिलिक इज मोर एसिडिक देन फिनोल? सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक कार्बोनेट से रिएक्ट करता है लेकिन फिनोल कार्बोनेट से रिएक्ट
नहीं करता। दिस इज रिएक्शन वाइज अप्रूव कि कार्बोक्सिलिक इज मोर एसिडिक देन फिनोल। अब बेटा इसको क्राफ्ट, इसका इसका रीजन क्या, कॉन्सेप्चुअल रीजन क्या लिखना है? वाज राइटिंग बेटा? ओके। इसका रीजन क्या लिखना है? तो देखिए, जो कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनोल है। बेटा कार्बोक्सिलिक में ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कार्बोनिल, कार्बोनिल इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जस्ट कीप इन माइंड, ओके। और नीचे जो फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। बेटा देखिए, थोड़ा एक सेकंड लिखना छोड़ें। तो दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करता है। इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने वाले इफेक्ट को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इस डायग्राम को देखें और ये डिसाइड करें कि ये जो बॉन्ड पेयर मैंने बनाया है, इसमें ओ के करीब कौन सा वाला बॉन्ड पेयर है? देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्गर है या मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? फैंसी, इस बॉन्ड पेयर की पोजीशन देख के फैसला करो। बॉन्ड पोलैरिटी किस बॉन्ड में ज्यादा होगी आपके ख्याल? इसमें बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर है वो डिसलोकेट ऊपर ज्यादा हुआ है, नीचे ये बॉन्ड पेयर लेस डिसलोकेट हुआ है। तो ये याद रखें बेटा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, वो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसका इफेक्ट है देन फिनाइल के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। ये सी डबल बॉन्ड ओ, it has greater electron withdrawing effect than electron withdrawing effect of phenyl group। बस ये याद रखें, ये सी डबल बॉन्डों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है। तो फिर बॉन्ड पोलैरिटी किस में ज्यादा हुई? कार्बोक्सिलिक के OH में बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा हुई, और जिस बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी उसकी डिसोसिएशन ज्यादा होगी। तो डिसोसिएशन कार्बोक्सिलिक में ज्यादा होगी फिनोल के कंपैरिजन में। जिसमें डिसोसिएशन ज्यादा, वो मोर एसिडिक होगा। तो बेटा क्या बोलेंगे? कार्बोनिल, क्या कार्बोनिल विच इज सी डबल बॉन्ड ओ हैज मोर इलेक्ट्रॉन withdrawing effect than phenyl group. So greater bond polarity in carboxylic, thus greater dissociation। चले बेटा इसकी पिक्चर ले लें, अगर आप लिखने का मसला है। इस तरह बेंजीन भी कह सकते हैं। बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो वो फिनाइल बन जाता है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम हो, C6H5 फिनाइल होता है। C6H5। उसकी कॉन्जुगेट फेज पे होगी। हाँ, वो स्टेबल हो। स्टेबल हो गया सर। इसमें जो है वो डी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनेट एटम से उसमें जो है कार्बन एटम इसलिए हो जाती है। ये भी क्या है? क्योंकि टाइम खत्म हो गया था ना क्लास का, इसलिए हाँ मैं उस तरफ नहीं गया। खैर, एक दो दफा पढ़े तो फिक्स हो जाएगा।